हाँ भाई, मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रहा हूँ कार्बन रेजिस्टर्स। एक्चुअली जो रेजिस्टर्स हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इतने ज़्यादा यूज होते हैं कि सर्किट्स जो रेजिस्टर्स हैं वो बहुत एक्यूरेसी से नहीं बनाए जाते, अप्रोक्सीमेशन से बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा चुटकी भर कार्बन ले लेते हैं हाथ में, उसको मोड़ मोड़ के रेजिस्टेंस बना लेते हैं। इनका साइज होता है बहुत छोटा और इनके ऊपर इतनी जगह भी नहीं होती कि लिख दिया जाए कि 500 ओम का रेजिस्टेंस है या 500 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसको कलर कोड बनाया जाता है। कोड को आप डिकोड करके इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है। वही हमको पढ़ना है। इस पर 2020 में न्यूमेरिकल आया भी था। हेडिंग दे दीजिए कलर कोड, COLOUR, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। आगे पहले की बात लिख दीजिए कि कार्बन रेजिस्टर्स और कॉम्पैक्ट इन साइज। कार्बन की क्या रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस भी थोड़े से अमाउंट ऑफ कार्बन से बनाए जा सकते हैं। तो इनका साइज काफी छोटा होता है। कार्बन रेजिस्टर्स और कॉम्पैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सस्ते भी होते हैं, इनएक्सपेंसिव एंड फाइंड यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे टीवी का पीसीबी आप खोल दें तो उसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे कार्बन रेजिस्टर्स मिल जाएंगे। उसने बोला स्मॉल इन साइज, और इतने छोटे हैं कि इनके ऊपर जगह नहीं होती इनका रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखने के लिए। तो ये एग्जाम के लिहाज से अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इसका कलर कोड क्या है। हर कलर को एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है। इस पे रेजिस्टेंस अगर ऐसे छोटा सा एक रेजिस्टेंस होता है, इस पे एक रिंग, दो रिंग और तीन रिंग ऐसी रहती है। कभी कभी इसकी चौथी रिंग भी रहती है। तो ये जो चौथी रिंग है ये आपको बताती है टॉलरेंस, फोर्थ रिंग ऑफ टॉलरेंस, दैट इज अलाउड वेरिएशन from the decoded value. अगर आप इसका रेजिस्टेंस डिकोड कर रहे हैं 500 ओम्स है, तो ये 500 प्लस माइनस 10% टाइप का हो सकता है, या 500 प्लस माइनस 20% टाइप का हो सकता है। तो जो फोर्थ रिंग होती है वो टॉलरेंस की रिंग होती है। टॉलरेंस का मतलब है अलाउड वेरिएशन, प्लस माइनस हाउ मच परसेंटेज। ये जो थर्ड रिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो थर्ड रिंग होती है वो which is the power of 10। फर्स्ट और सेकंड रिंग्स जो है वो आपको डिजिट्स बताती हैं, और थर्ड रिंग जो है वो पावर ऑफ 10 होती है, मल्टीप्लायर कह सकते हैं आप इसे। पावर ऑफ 10 बताती है मल्टीप्लायर। अब x into 10 to the power ये मल्टीप्लायर रहता है। ये चलो अपन इसको बोलते हैं x, और ये y है और ये z है। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू x है फर्स्ट रिंग की, और सेकंड रिंग की जो उसका कलर है उसके हिसाब से उसकी डिकोडेड वैल्यू y है, और थर्ड कलर उसकी डिकोडेड वैल्यू z है, तो आंसर आता है हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है xy into 10 to the power z प्लस माइनस सम परसेंटेज, ऐसा कुछ हम देते हैं। ये आपके आंसर की ये यूनिट्स प्लेस होती है, ये वैल्यू की टेंस प्लेस होती है, और बाकी ये आपको 10 का पावर दे देता है, और इसमें वेरिएशन कितना परसेंट अलाउड है वो आपको फोर्थ रिंग दे देता है। बस यही आपको ध्यान रखना है। और जो एनसीईआरटी में पर्टिकुलर सॉल्व केस इसने एक लिया है, डायरेक्टली उसी का डेटा 2020 के पेपर में आया था, एग्जैक्टली सेम डेटा।
आपको ये बताया जाता है कि ब्लैक की क्या वैल्यू है, ब्राउन की क्या वैल्यू है, ब्लू की क्या वैल्यू है। 0 से लेकर 9 तक 10 कलर्स को इन लोगों ने वैल्यू असाइन की। मैं आपको कलर लिख रहा हूँ और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ। कलर और नंबर तो ये कलर है और ये उससे असाइन नंबर है, मतलब डिजिट है, वैल्यू ऑफ डिजिट। नंबर ही लिख लेते हैं। इस कलर का क्या नंबर है? नंबर तो रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेके 9 तक नंबर असाइन किए जाते हैं डिफरेंट कलर्स को। पहला कलर है ब्लैक, फिर ब्राउन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे ROY लिख सकता हूँ, रेड ऑरेंज येलो के लिए। इनको मैंने पूरा पूरा लिखा है क्योंकि इन कलर्स में थोड़ा रिस्क। R is of course for red, O is for orange and Y is for yellow। इसको भी मैं पूरा लिख रहा हूँ ग्रीन, इसको भी मैं पूरा लिख रहा हूँ ब्लू। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी पूरा लिख रहा हूँ ग्रे, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होता है कि B से 3 कलर्स, तो अगर मैं सिर्फ B, जैसे रेड को तो मैं R से बोल सकता हूँ, U को ऑरेंज से बोल सकता हूँ, Y को येलो से बोल सकता हूँ, V ऑफ कोर्स वायलेट ही होगा और W ऑफ कोर्स व्हाइट ही होगा। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रेड, ऑरेंज, येलो, वायलेट और व्हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप खाली G लिखते हैं तो वो G ग्रीन का है कि G ग्रे का है, ये प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए इसका प्रॉपर निमोनिक याद करने का तरीका मैं थोड़ा डिफरेंट बनाता हूँ। किताबों में तो मिलता है बीबी रॉय, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, सॉरी ग्रेट ब्रिटेन, बोलता बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ। किताबों में याद कराने का ये निमोनिक मिलता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। पर इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये कौन सा बी है और ये कौन सा बी। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ में प्रॉब्लम है कि इसमें ये जी और ये जी समझ नहीं आएंगे, और बी तो 3 है। बीबी रॉय तो आर हो गया, बीबी रॉय आर है। तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करता। तरीके बहुत सारे हैं इसे याद कराने के, आप अपना स्वयं का भी बना सकते हैं। मैंने जो बनाया है ये है कि मैं इसे पूरा बोलता हूँ ब्लैक, ब्राउन, फिर रॉय। मैं इसे पूरा बोलता हूँ ब्लैक, ब्राउन, रॉय। मैं इसे बलबीर रॉय बोल देता हूँ, बलबीर, ब्लैक ब्राउन। बलबीर यानी सरदार, रॉय यानी बंगाली, तो सरदारी बंगाली, सरदार और बंगाली का मिक्सचर है बलबीर रॉय। और इसकी ग्रीन और ब्लू इसका विग है, गंजा सरदार है, तो बलबीर भी है, रॉय है, ग्रीन ब्लू विग है इसका, ग्रीन ब्लू विग। और इसलिए विग पहनता है क्योंकि इसके ग्रे और व्हाइट अब हेयर हो गए, ग्रेश व्हाइट हेयर। तो बोलता हूँ बलबीर रॉय विद, फिलर ऐसा डाल सकते हैं, बलबीर रॉय विद ग्रीन ब्लू विग हैज ग्रेश व्हाइट हेयर्स। बहुत थोड़े से बाल बचे हैं और वो ग्रेश और व्हाइट है। तो बलबीर में आ गया पूरा ब्लैक ब्राउन। तरीके आप अपने खोज सकते हैं, और आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लैक इज फॉर 0 और ब्राउन इज फॉर 0। So this is something very important। 2020 में हालांकि इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल आ चुका है, नॉर्मली ये नेग्लेक्टेड पोर्शन ही रहता था। इस पे आज तक, इसके पहले नीट में तो कम से कम कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो पहली बार 2020 में इसका क्वेश्चन आया, और वो एज इट इज जो डेटा एनसीईआरटी में दिया है तो वही दिया है। पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि टॉलरेंस के लिए क्या कोड है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। पहले तो इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लीजिए, और फिर इधर लिख लीजिए बलबीर रॉय ग्रीन ब्लू, इसको धीरे से बोलिए विद ग्रीन ब्लू वॉइस, सॉरी विग
तो ग्रीन ब्लू रिंग, हेयर्स को भी थोड़ा धीरे से बोलिए, ग्रेइश व्हाइट हेयर्स, ये भी हेयर्स भी धीरे से बोलिए, ये हमने ऐसे मीनिंग कंप्लीटनेस के लिए डाला। बलबीर रॉय, ग्रीन ब्लू रिंग, ग्रेइश व्हाइट हेयर्स। ओके, मैं पहले टॉलरेंस बता दूं आपको। टॉलरेंस का ये है कि अगर फोर्थ रिंग सिल्वर की है तो टॉलरेंस है ±10%, और गोल्ड की है तो गोल्ड है ना ऑफकोर्स प्रीमियर आइटम, गोल्ड क्लब के मेंबर हैं आप, एनीथिंग एसोसिएटेड विद गोल्ड इज मोर प्रीमियम, तो इसकी वेरिएशन इसमें ज्यादा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का रेजिस्टेंस है, जितना भी आप डिकोड कर रहे हो उससे ±5% वेरिएशन ही अलाउड। और अगर सिल्वर का वो कोड है, चौथी बैंड सिल्वर की है तो वेरिएशन 10% है। और कभी कभी तो लिख दीजिए देयर इज नो फोर्थ रिंग, 3 ही होती हैं, खाली 3 ही होती हैं, तो मतलब ये तो बिल्कुल ही कंडम कचरा रेजिस्टेंस है, और इसमें वेरिएशन ±20%। अगर नो रिंग, कोई रिंग नहीं है, तो इसमें जो वेरिएशन है वो ±20%। गोल्ड इज प्रिसिजन, गोल्ड मार्क्स प्रिसिजन, more accuracy, plus minus only 5% variation. Okay. तो अब एक क्वेश्चन ये है कि पहली रिंग रेड है, दूसरी भी रेड है, फिर तीसरी भी रेड है, रेड 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 और सिल्वर, ये है। ये वाला पेज तो नहीं आया था पेपर में, पर रेड मतलब 2, ये वाला रेड भी मतलब 2, और ये वाला रेड मतलब 10⁻², और ±10%, ये इसका आंसर है। वो बोलेगा रेड 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 सिल्वर है, आंसर बताइए। अब रेड की डिजिट अगर आपने सही पकड़ ली तो सवाल आपका सही हो जाएगा, इसलिए पेपर में नहीं दिया। एक रेड भर आपने पकड़ लिया अगर 2 होता है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये 10⁻² है। ये एक एग्जाम्पल था। इसका जो अगला वाला एग्जाम्पल था वो एज इट इज सेम डेटा के साथ नीट 2020 में आया, और वो था येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। Yellow is 4, violet is 7, or blue with a 10⁻⁶, ±5%. So 47 mega ohm ±5% is the answer. मैथमेटिकल है, कवर करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन ना हो और एक दो क्वेश्चन भी आपने इसके किए हुए हो पूरे साल भर में, तो इसका न्यूमेरिकल पेपर में आपका गलत नहीं जाएगा। ऐसी मैथमेटिकल चीजें जिनमें श्योर शॉर्ट आंसर आता हो वो तो अपने को मास्टर करनी ही चाहिए। सो दिस इज समथिंग वेरी वंडरफुल, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मार्क्स, इसे मार्क्स में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, 47 मेगा ±5%। और सवाल वो ऐसे भी दे सकता है कि वो ये बोल रहे आउट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज अ पॉसिबल रेजिस्टेंस वैल्यू, हल्का सा एक स्टेप आगे हो जाएगा फॉर येलो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। ये एक ऑप्शन मतलब हो गया इसकी 5% के अंदर का आंसर देगा। एक ऑप्शन जैसे दे देगा 40 मेगा, एक ऑप्शन दे देगा 60 मेगा, एक ऑप्शन दे देगा इससे अगर मैं इसे 50 मान लूं तो इसका 5% है, इसका 10% हो जाएगा 5 मेगा ओम, 50 का 10% 5 मेगा ओम, और 5% हो जाएगा 2.5 मेगा ओम। तो मैं एक इसको देता हूँ आपको 45 मेगा ओम, और एक देता हूँ 52 मेगा ओम। ये अब ये वैल्यू नहीं पूछी उसने, एक तरीका तो ये है डायरेक्ट क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा, थोड़ा इनडायरेक्ट बनाना होगा तो वो 5% आपको देखना पड़ेगा कि
डिकोडेड वैल्यू का 5% में कौन सा लाई कर रहा है, तो डिकोडेड वैल्यू का 5% के भीतर ये लाई करेगा, ये उससे थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। 47 का 5% यानी 10/2, तो 470/2 और मतलब 47/2 हो जाएगा, और ये 48 होता तो ये 24 हो जाता। ये 2.45% आ रहा है मेरे पास। 47 का जो 5% आएगा ना वो 2.45 मेगा ओम आएगा, 2.45 मेगा ओम आएगा, rather 2.35, सॉरी 2.35। तो अब मैं इसमें से अगर 2.35 माइनस करता हूँ तो हाँ ये इससे भी कम जाएगा। ऐसे आपको देखने पड़ेंगे, आप उसको पहले ही +5% का वैल्यू भी निकाल लो और एक -5% की भी वैल्यू निकाल लो, और वैल्यूज में बात करो कि इन वैल्यूज के बीच में मुझे ऑप्शन ढूंढना। दिस इज समथिंग वेरी स्कोरिंग एंड वेरी मैथमेटिकल, इट हैज गॉट नो थियरी इन इट। आ जाए तो अच्छा है, 20 में अभी अभी आया है तो 22 में आने के चांसेस मुझे तो कम लगते हैं। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एज इट इज जैसा कि डिजिट्स एनसीईआरटी ने दी है वो उन्होंने पूछी, अपनी तरफ से वो मदद तो करना चाहेंगे आपकी। आर्टिकल नंबर 3.8 पे आ रहे हैं, हेडिंग दे दीजिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये भी अच्छा मैथमेटिकल डिस्कशन है और स्टूडेंट्स का थोड़ा वीक रहता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, तो जनरली तो यही लिख देते हैं हम लोग, बोल देते हैं नंबर 1 तो यही लिख देते हैं फॉर मेटल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। मेटल्स में तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि रो का फॉर्मूला है m/ne² टाउ, रो नहीं तो टाउ मेले जाएंगे ये। और मेटल्स में तो हमें पता है, वैसे लिख सकते हैं कि as temperature increases random speed increases, टेम्परेचर बढ़ेगा रैंडम स्पीड बढ़ेगा, टाउ डिक्रीजेस, जो टाइम बिटवीन टू कॉलिजंस है वो कम हो जाएगा, सो रो इंक्रीजेस। टेम्परेचर के बढ़ने से मेटलों में, मेटल आपको हाईलाइट करना है, इसकी रीजन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेटलों में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ता है, इसका रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो फिर आप जरूर इसकी पूरी लॉजिक भी याद रख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनों की रैंडम स्पीड बढ़ेगी, ऑफ कोर्स टक्कर जल्दी होगी, और टाउ जो दो कॉलिजंस के बीच का टाइम है वो कम हो जाएगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कहता है जो नई रेजिस्टिविटी है ना, that is original resistivity plus change in resistivity, of course ऐसा ही होगा। Rho, this is resistivity at temperature T. This is resistivity at temperature T. इसे कैपिटल T मैंने लिख जरूर दिया है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, पर मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं यहाँ सब कुछ डिग्री सेंटीग्रेड में बात करना चाहता हूँ। मैं तो इसे रो स्मॉल t ही लिखूंगा, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इन डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ कोई भी बात डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब डिग्री केल्विन में होती ही नहीं है, मैं इसे रो स्मॉल t लिखना चाहूंगा। रो जीरो इज इनिशियल रेजिस्टिविटी, और मेरे हिसाब से तो कायदे से ये एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जो भी इनिशियल वैल्यू उसने दी हो आप उसे रो जीरो मान सकते हैं, कायदे से तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। Rho T is the resistivity at temperature T degree centigrade and rho 0 is the resistivity at, उसने बोला है उस at the reference temperature T naught। मैं उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहना पसंद करता हूँ। क्या सवाल में जो भी उसने इनिशियल बोलेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी है और 100 पे निकालो, तो तुम ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रेजिस्टिविटी रो जीरो यूज कर लेना, और ये चेंज इन रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी में चेंज होता तो पॉजिटिव ही है। इसका फॉर्मूला
जैसे 11th के सिलेबस में थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही आता है। आप थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ते थे LT L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा थीटा। पुरानी लेंथ, नई लेंथ इज इक्वल टू पुरानी लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ थी L0 अल्फा डेल्टा थीटा। वही बात यहाँ पे होगी, रो टी इज इक्वल टू रो 0 प्लस रो 0 अल्फा और डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा इज T माइनस T0। ये रो 0 क्या है ये डिबेटेबल है। फिलहाल इनके हिसाब से तो रो 0 जो भी लोअर रेजिस्टिविटी दी गई हो लोअर टेम्परेचर पे, उसको रो 0 कहा जा रहा है, तो वो तो कोई बात नहीं। पर टी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी से आप 5 स्टार लगा के लिख सकते हैं कि इन दीज कैलकुलेशंस ऑल टेम्परेचर्स आर इन डिग्री सेंटीग्रेड। इन कैलकुलेशंस में जितनी भी चीजें हैं सब डिग्री सेंटीग्रेड में है। T माइनस T0 की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो चेंज इन टेम्परेचर है, तो सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो एक ही बात है। रो टी का फॉर्मूला अगर रो 0 कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ये बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला है कि नई लेंथ इज पुरानी प्लस चेंज। तो हाँ ये फॉर्मूला 5 स्टार देने लायक है। अल्फा का कुछ वैसा ही नाम है जैसा इसका था यहाँ पे, इसको बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अल्फा को अब यहाँ लिख दीजिए, तो लिखना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा का नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये पूरा डिस्कशन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। फॉर्चुनेटली ये पूरा का पूरा थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर से मैच करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो हेडिंग दे देते हैं डेफिनेशन ऑफ अल्फा। रो टी का फॉर्मूला है रो 0 प्लस रो 0 अल्फा डेल्टा टी, तो रो टी माइनस रो 0 रो 0 अल्फा डेल्टा टी, तो रो टी माइनस रो 0 अपॉन रो 0 into 1 by delta t is equal to अल्फा। इस टाइप की डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी तो नहीं है, इसलिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। पर इसको हम बोलेंगे चेंज रेजिस्टिविटी। ये है चेंज, ये है ओरिजिनल, और ये है 1 अपॉन टेम्परेचर। तो अल्फा को आप डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा की डेफिनेशन है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये अल्फा की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में तो हम लोग वैसे भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अल्फा को कहते हैं तो ये चेंज है, नया माइनस पुराना चेंज, और ये है चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये अल्फा की डेफिनेशन है, जिसका हमें ना तो कोई मैथमेटिकल फायदा मिलेगा, मतलब ना तो हम इस डेफिनेशन को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाएंगे, और डेफिनेशंस तो कोई आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसलिए हम इस डेफिनेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर हाँ, इसकी वजह से हम अल्फा की यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ये भी रेजिस्टिविटी है और ये भी रेजिस्टिविटी है, इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, तो अल्फा की यूनिट बची 1 अपॉन टेम्परेचर। देखिए अल्फा की यूनिट इंपॉर्टेंट है और 5 स्टार वाली चीज है। यूनिट ऑफ अल्फा इज 1 अपॉन टेम्परेचर। अल्फा की यूनिट है 1 अपॉन टेम्परेचर, यानी या तो 1 बाय डिग्री सेंटीग्रेड या 1 बाय केल्विन। अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड में भी दी जा सकती है, 1 अपॉन केल्विन में भी दी जा सकती है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी वो अल्फा 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड में दे देते हैं, न्यूमेरिकल्स में वो कभी कभी अल्फा 1 अपॉन केल्विन में दे देते हैं राधा, और हमें तो कायदे से वो 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड में ही चाहिए। पर डेल्टा थीटा का टर्म था वहाँ डेल्टा टी का, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी किताबों में ये जानकारी गलत दी जाती है, आप ऐसा लिख दीजिए साफ साफ, इस बात पे भी आपको 5 स्टार ही देने होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में अप्लाई होगी ये जानकारी। वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1 अपॉन केल्विन इज सेम एज इन 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा थीटा का टर्म था वहां पे, इसलिए आप
अल्फा की वैल्यू 1 केल्विन में देख रहे हैं, उन्होंने जो वैल्यू अल्फा की दी है आप बस वही यूज कर लीजिए। ऐसा तो वो कभी करेगा नहीं कि वो 1/Fahrenheit में दे दे, या तो बस सेंटीग्रेड में देगा या केल्विन में देगा। जो वो वैल्यू देगा आप उसको वैसे ही वैसे यूज कर लीजिए। नो कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज बेसिकली फॉर्मूले में टर्म जो आ रहा था वो डेल्टा थीटा का था। बस आपको इसके न्यूमेरिकल में अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम हमें बची नहीं है कि नई रेजिस्टिविटी इसको पुराने इंटू 1 प्लस प्लस इसलिए क्योंकि नई रेजिस्टिविटी पुराने वाले से ज्यादा है, अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी है वो बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, डेल्टा टी इज इक्वल टू बिग टेम्परेचर माइनस स्मॉल टेम्परेचर। बस rho 0 is resistivity at small temperature, and rho T is resistivity at big temperature. ये आप ध्यान रखेंगे और आपको ये पता है कि टेम्परेचर सारे आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में होने चाहिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं और ये इम्पोर्टेंट है और प्योर मैथमेटिकल है, कोई थियोरी नहीं। थियोरी का एक ही काम है कि यहाँ प्लस आ रहा है माइनस नहीं, क्योंकि मेटलों में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए, इसमें टेम्परेचर के बढ़ने से एल और ए में चेंज हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सही डैश करके सीधे फॉर्मूला ही लिख देते हैं। एक फॉर्मूला मेटल्स के लिए आप ये लगा रहे हैं और आप ये भी लगा सकते हैं RT = R0 × 1 + अल्फा डेल्टा टी, सारी बातें सेम रहेंगी। भाई अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी तो उसी हिसाब से बढ़ेगा। The change in resistance है and that will be essentially due to the change in resistivity only. लेंथ में और एरिया में हीट करने से जो चेंज आता है हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट चेंज रेजिस्टिविटी में और रेजिस्टेंस में आता है, तो रेजिस्टिविटी के नाम से सवाल आए कि रेजिस्टेंस के नाम से सवाल आए, आपको स्टेप्स सेम करने हैं, आपका फॉर्मूला एसेंशियली सेम। उसने बोला है मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है, तो बात मैं अलग से आपको लिखवा दूंगा, और कह रहा है वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर सम मेटल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देख लो उसने बात जो दी है उस टेबल में आपको इसकी वैल्यू दी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही दी है। पर खैर ये फायदे से तो ये छोटा वाला टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, पर हम प्रैक्टिकली अगर न्यूमेरिकल्स को फेस करने वाले हैं तो ये मान सकते हैं कि ये सब जो भी इनिशियल लोअर टेम्परेचर है ये उस पर रेजिस्टिविटी जिसको उसने रेफरेंस माना है, जिसको उसने बेस माना है। हाँ, अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे, सभी चीजें ग्राफ इसका बनाएंगे, ये रो टी है और ये टी है, तो रो टी इसी को रो 0 प्लस रो 0 अल्फा डेल्टा टी। ये मैं y एक्सिस पे बना रहा हूँ, ये कांस्टेंट है, और ये मैं x एक्सिस पे बना रहा हूँ। The graph is of the form y is equal to mx plus c. This graph is of the form y is equal to mx plus c. So the graph यहाँ से start होगा, and this graph will be a straight line. This graph will be a straight line. ये इसने बोल दिया है नाइक्रोम का है, नाइक्रोम का। ये ग्राफ बोल रहा है ये नाइक्रोम का। ज्यादातर मेटल्स का ये ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए, ज्यादातर मेटल्स का ये ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। ये आज तक पढ़ाया भी जाता है ज्यादातर, पर एक शायद थोड़ा एक्सेप्शन का केस है। फिगर 3.9 में 2020 के नीट में उन्होंने बहुत डेंजर अगर कोई सवाल पूछा तो ये फिगर 3.9 ये इसेंशियली कोचिंग्स नहीं पढ़ाती है। स्ट्रेट लाइन ही ज्यादातर वेरिएशन माना जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ही आपकी ये कह रही है कि स्ट्रेट लाइन। इसने भाई कॉपर का बना दिया, एंड देयर इज नो रीजन कि कॉपर का ग्राफ पूछा जाए। पर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ग्राफ देखे हैं कि नहीं देखे हैं, नीट 2020 में ये इस बात का पक्का सबूत हो गया
एनसीईआरटी पढ़ी है तो ही कुछ बड़ा स्कोर ला पाओगे। 160 तो हर कोई ले आएगा, पर 175 180 लाने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से आपको पढ़नी चाहिए। फिगर 3.9 उसने दे दिया, हेडिंग दे दीजिए रेजिस्टिविटी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। बहुत ही अनकॉमन ग्राफ है, बहुत ही अनकॉमन ग्राफ है, और देयर इज नो रीजन कि कोई टीचर इसे पढ़ाए, क्योंकि ये एक प्रकार से एक्सेप्शन हो गया, आपके कंफ्यूजन बढ़ा देगा। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही एक्सपेक्टेड है, इसकी मैथमेटिक्स भी इसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही कह रही है, पर भाई कॉपर के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, स्टार्ट तो ऊपर से ही हो रहा है, क्योंकि रो टी इज इक्वल टू रो जीरो प्लस समथिंग, तो ये रो जीरो है, ये रो जीरो है, पर भाई ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, और नीट 2020 ने यहाँ पलट के मार दिया है, रैंक डिसाइडर हो गया ये क्वेश्चन। मेरे हिसाब से 45 में से 41 42 तो इजीली शायद सभी से ही बनते हैं, जिसने 3 महीने पढ़ा है और जिसने 2 साल पढ़ा है, सब एक ही लेवल पे लाके खड़े कर दिए गए, और वही नीट 21 में भी, और वही नीट 22 में भी, और वही नीट 23 में भी होने वाला है। आपको विश्वास हो या ना हो, यही होने वाला है। ये 3-4 क्वेश्चन ही डिफरेंस बनाते हैं। इसने बोला तो है ग्राफ कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, अप्रोक्सीमेटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी टेम्परेचर रेंज के लिए। खैर आगे बता रहा है, सम मटेरियल्स लाइक नाइक्रोम exhibit a very weak dependence on relative temperature, small similar properties। चलिए मैं आता हूँ कॉपर को, तो आप यदि आप एक्सेप्शन के रूप में लिख लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस शायद काफी तेजी से बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस काफी तेजी से बढ़ता है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। दिस इज एन एक्सेप्शन। फिजिक्स में इन माय ओपिनियन एक्सेप्शंस नहीं आते हैं, पर यहाँ उसने तकलीफ को पैदा कर दिया, पर यही है, उन्हीं लोगों के काम का है जो कम से कम 40 सवा 160 तो लाएंगे। 160 के ऊपर बढ़ना हो तो ऐसी चीजों पर ध्यान दो, और हमारी टेंडेंसी क्या होगी, अब हम सिर्फ ऐसी चीजें पूरे देंगे। फिजिक्स में एक्सेप्शंस नहीं आते हैं, ये आया है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर ये इनके चक्कर में ना पड़े, पहले 150 160 इतने तो आप पक्का कर लें, उसके बाद ये तो नॉलेज बेस्ड जानकारियां हैं, कहीं भी एक निगाह पड़ गई चलते चलते आखिर में ग्राफ पे, तो आप इसे भी कर ही लोगे। एनीवे, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हेडिंग दे दीजिए रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, rather सॉरी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये हेडिंग होनी चाहिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑब्लिक इलेक्ट्रोलाइट्स। सेमीकंडक्टर्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस, उनके अल्फा के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर्मूला तो रो का वही है, रो नहीं टू टाउ, मैं हूँ ना। अभी क्या होगा, मेटलों में ना, सेमीकंडक्टर्स में ना, इससे बहुत मेजर असर पड़ता है। सेमीकंडक्टर के चैप्टर में आपको और अलग से भी पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मास में चेंज आता नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क पड़ता है, और सबसे बड़ा फर्क पड़ता है एन पे। ऐसा लिख दीजिए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डोमिनेंटली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी इस पे जो फर्क पड़ता है उस पर दिमाग मत लगाइए। सेमीकंडक्टर में बॉन्ड होते हैं, असल में होल और इलेक्ट्रोबॉन्ड टूटते हैं तो चार्ज कैरियर फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में तो आप समझ ही जाएंगे क्या होगा, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा तो चार्ज कैरियरों की संख्या बढ़ जाएगी। NaCl अगर आपने मिलाया हुआ है और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, Na आयंस बढ़ जाएंगे, क्लोराइड आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, और इसी का असर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। मेटलों में तो N को कांस्टेंट माना जाता है, तो सेमीकंडक्टर्स में और इलेक्ट्रोलाइट्स में N के बढ़ने की वजह से रेजिस्टिविटी कम होती है।
तो इसमें नई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो 0 into 1 minus अल्फा डेल्टा। नई रेजिस्टिविटी तो पुरानी रेजिस्टिविटी से कम होनी चाहिए ना, रो बी शुड बी लेस देन रो 0। अगर नई रेजिस्टिविटी को पुरानी वाली से कम आना है तो अंदर माइनस साइन आना चाहिए ना। मेटल्स में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेमीकंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और अब इसके बाद तीसरा लिख दीजिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अलॉयज जैसे खुद निकल, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन। निकल, मैंगनीन MANGANIN, कॉन्स्टेंटिन CONSTANTIN, ये अलॉयज हैं। इनकी खासियत ये है, निकल, कॉन्स्टेंटिन और अलॉय की खासियत ये है कि इनमें अल्फा ऑलमोस्ट 0 रहता है। लिख दीजिए, अल्फा इज 0, स्लाइटली पॉजिटिव। अलॉयज में अल्फा करीब करीब 0 ही रहता है, स्लाइटली पॉजिटिव रहता है, बस 0 ही मान के चलेंगे तो चलेगा। हालांकि वो ग्राफ उन्होंने स्ट्रेट लाइन वाला निकल के लिए बनाया है। तो इसलिए क्या होता है, मैंगनीन, ये जो निकल, ये जो अलॉयज होते हैं ना, ऐसा लिख दीजिए अगली लाइन में, therefore alloys are used to make standard resistance. Alloys are used to make standard resistance. इसमें लिखा है वायर बाउंड, मतलब कार्बन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा रहे हैं आप, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के आगे अगर वायर बाउंड लिख लें तो और भी अच्छा है। ये वायर से हम बना रहे हैं, कार्बन से नहीं बना रहे हैं, तार लेके लपेट दिया, ये तो थोड़े बड़े रेजिस्टेंस बनते हैं। कार्बन तो चुटकी भर कार्बन काफी होता है। इनमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट रहता है, इसलिए इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये अच्छे रेजिस्टेंस। इनमें टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा तो भी चेंज नहीं होगा, थोड़ी बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी और महंगे रेजिस्टेंस है। ये चीप नहीं है और छोटे भी नहीं, कॉम्पैक्ट भी नहीं, ये महंगे। स्टैंडर्ड कंपनी के ना, स्टैंडर्ड, इनका स्टैंडर्ड अच्छा है। मैं समरी बनाता हूँ। समरी के लिए मेटल्स के लिए अल्फा इज पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज नेगेटिव, और अलॉयज के लिए अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। कांस्टेंट के तो नाम में भी कांस्टेंट ही है ना, इसके नाम में कांस्टेंट है, इसका नाम ही शायद इसलिए रखा गया है क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से इसके रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए कांस्टेंट टिन है। बस यही आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, शायद 4 स्टार वाली चीज है। मेटल्स में टेम्परेचर के बढ़ने से अल्फा बढ़ता है, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट में मेटल के टेम्परेचर के बढ़ने से अल्फा कम होता है, तो सॉरी अल्फा नेगेटिव होता है, तो रेजिस्टेंस कम होता है या रेजिस्टिविटी कम होती है। और अलॉयज में एसेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरी स्लाइटली पॉजिटिव। इन्होंने जो 3 ग्राफ बनाए हैं तीनों देख लेते हैं। निकल के लिए इसने कहा है ये तो अलॉय है, पर चलो अल्फा पॉजिटिव मानते हुए उसने पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ बना दिया। कॉपर का एक एक्सेप्शन है जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, और एक्सेप्शन एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा धोखा दिया। But such surprises will be there to the tune of 1 question only. It's up to you. और एक ग्राफ और भी बना लेते हैं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में, सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में तो फिर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटती है, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ आएगा।
टिपिकल सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटती है। अब इसने ग्राफ में टेम्परेचर केल्विन में दिखाया है और कैपिटल टी लिखा है, ग्राफ में तो चल जाएगा, ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। वेल बोर्ड में अगर आप लिख रहे हैं तो आप भी टी और केल्विन ही लिखिएगा, पर कैलकुलेशन की जहाँ बात आ जाए वहाँ जरूर ध्यान रखिएगा कि नहीं भाई, यहाँ जो रो टी में टी डिग्री सेंटीग्रेड में है, रो जीरो में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, या जो भी उन्होंने रेफरेंस टेम्परेचर इनिशियल वाला दिया है, और अल्फा जो है वो भी पर डिग्री सेंटीग्रेड में है। ग्राफ जरूर बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजंस इन्होंने सारे समझाए तो हैं। मेटल में उसने साफ साफ लिखा है, मेटल में साफ साफ लिखा है, मैं पहले लिखवा चुका हूँ, N is not dependent on temperature to any appreciable extent। मेटलों में N को कांस्टेंट माना जाता है और सेमीकंडक्टर में N बढ़ता है, टाउ कम होता है, पर N के बढ़ने का असर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। ये सारे रीजंस उसने दिए हैं, बस हो गया काम की बातें। अच्छा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था। RT का फॉर्मूला R0 × 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। मैं एक शॉर्टकट मेथड आपको ये कभी कभी समझा सकता हूँ। शॉर्टकट इसमें बड़ा काम का है कि डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो टेम्परेचर में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो टेम्परेचर में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे आपका कभी कभी न्यूमेरिकल बड़ा ही प्यारा सॉल्व हो सकता है। मतलब ये है कि भाई R3 - R2 R2 - R1, ये करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चेंज लिख लेना, T3 - T2 T2 - T। अगर मैं तुम्हें 3 T1 पे बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस R1, T2 पे बोल रहा हूँ R2 है, और T3 पे कह रहा हूँ R3 निकालो, तो तुम्हारी 12 बच जाएगी। तुम नॉर्मल मेथड से सवाल सॉल्व करोगे। अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सवाल सॉल्व करोगे तो तुम इक्वेशन बनाओगे R1 = R0 1 + अल्फा T1, R2 = R0 × 1 + अल्फा T2, ऐसा कुछ, और R3 = R0 × 1 + अल्फा T। प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कहा T1 पे रेजिस्टेंस R1 है, T2 पे R2 है, तो तुम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले R0 की वैल्यू निकालना और फिर अल्फा की वैल्यू निकालना, और फिर तीसरी इक्वेशन में R0 और अल्फा को डालना तो R3 निकलेगा। ये दोनों इक्वेशन से R0 और अल्फा निकालना और तीसरी इक्वेशन में डालना तो R3 निकलेगा। और अगर इस मेथड से कर लोगे तो ये इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम न्यूमेरिकल जब तुम आएगा तो तुम डायरेक्टली इससे बड़ा प्यारा सवाल शानदार सॉल्व करो। और ये किसी भी लीनियर ग्राफ के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है कि ये अगर y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो डेल्टा y प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x। y is not proportional to x, but delta y is proportional to delta x। टिपिकली मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसको दे देता हूँ, कहता हूँ जैसे मैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड का रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 है। मान लीजिए ऐसा, तो कहता है आप 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। ये टिपिकल क्वेश्चन, और इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आप सिर्फ 3, 4, 5 मिनट तक भी आराम से खा जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब टेम्परेचर मेरा 30 से 20 हुआ, अगर आप इक्वेशन लिखने के लिए तैयार है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 22 - 20 / 30 - 20, तो 22 का रेजिस्टेंस है R, 20 का रेजिस्टेंस है 5, 30 का रेजिस्टेंस है 6 और 20 का रेजिस्टेंस है 5। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2/10 = R - 5/1, तो बस 0.2, R = 5.2 ओम, ये आंसर आ गया। अगर इक्वेशन लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, पर इक्वेशन में जो टेम्परेचर आप यहाँ लिख रहे हैं ना उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस वहाँ लिखेंगे। 22 का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे, 20 का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे, 30 का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे,
और फिर 20 का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस यहाँ, ये शुरू का डेल्टा आर है और ये बाद का डेल्टा आर है, डेल्टा टी है। चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके आधार पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सट हो जाएगा। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये बोलेंगे कि फॉर अ टेम्परेचर चेंज of 10 degree centigrade, delta R is equal to 1 ohm, 5 minus 6. यार 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 1 ओम है, तो डेल्टा टी अगर तुम्हारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो डेल्टा आर 0.1 ओम हो जाएगा। ये यूनिटरी मेथड से कर लीजिए आप, बड़े आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा कि 10 डिग्री के चेंज के लिए रेजिस्टेंस में चेंज 1 ओम है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 0.1 ओम होगा, तो 20 से अगर 2 डिग्री का चेंज चाहिए तो 0.2 ओम का चेंज कर दीजिए और पुराने रेजिस्टेंस में 0.2 को जोड़ दीजिए, 5.2 आपका आंसर हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से जब सेम डेटा 3 बार दिया तो मतलब 3 इक्वेशन बनवाना चाह रहा है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेना, कोई भी चैप्टर हो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, और जहां भी लीनियर वेरिएशन आता है वहां आप ये बोल सकते हैं डेल्टा वाई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, और जब आप ऐसी इक्वेशन बना के डिवाइड कर देंगे तो जो भी कांस्टेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। सबसे अच्छा है यूनिटरी मेथड, हालांकि थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूला बना पाएंगे तो फिर दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा बहुत ब्रेन यूज हो रहा है, ये तो पूरा का पूरा मैकेनिकल, वैल्यूज प्रॉपर्ली डालनी है बस, एंड मैकेनिकल मेथड्स आर सेफर इन एग्जामिनेशन हॉल। आप घर पे बैठोगे तो आपको इस मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा कि जब टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो रेजिस्टेंस चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है, इसलिए जब टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा तो रेजिस्टेंस में चेंज 1/0.1 ओम का होगा, तो 20 से अगर 22 हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो रेजिस्टेंस में चेंज 0.2 ओम का है, पहले 5 था 2 डिग्री ऊपर तो 5.2 ओम हो जाएगा। ये हो गया यूनिटरी मेथड जो कि यूनिवर्सल लॉ है, किसी भी वेरिएशन में शायद ही लगी जाएगा। अगर उन्होंने 3 इक्वेशंस के लिए डेटा दिया है कि आप उनसे 3 इक्वेशन बनाए तो डेफिनेटली वो लीनियर रिलेशनशिप वहाँ होगी ही होगी, आपको रिलेशनशिप नहीं भी पता तो भी आप उठा के ऐसे ही सवाल सॉल्व कर दीजिए। एनीवे मैं एग्जांपल 3.3 पे आ रहा हूँ, सॉल्व एग्जांपल 3.3 कहता है इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट when a negligibly small current passes through it, resistance at room temperature is found to be this much, and when the toaster is connected to 230 volt supply, the current settles after a few seconds. या after a few seconds वाली बात को आप इग्नोर करें, फाइनल वैल्यूज की बात करेंगे। इनिशियली ट्रांजिएंट स्टेजेस में तो हम लोग कभी कुछ बात कर ही नहीं सकते क्योंकि उस समय की हमारे पास कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इन अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.08 एम्पियर, what is the steady temperature of the nichrome element? 2.68 दिया है, अब करंट दिया है और वोल्टेज दिया है, हाँ 230 वोल्ट सप्लाई दी है, करंट दिया और वोल्टेज दिया है, तो हम रेजिस्टेंस नया भी निकाल सकते हैं पुराना भी निकाल सकते हैं, और बस ठीक है, नया रेजिस्टेंस पुराना इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, हाँ अल्फा इसने बाद में दिया ही है, तो द टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज। अब हमें इन सब लाइनों से भी कोई मतलब नहीं है कि बीच में लाइनें क्या डाल रहा है, सीधे वैल्यू देखोगे इसने क्या दिया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोल के इसने थोड़ी पकड़ शुरू कर दी है, उस सबको पकड़ ही पढ़ो तुम यही पढ़ो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम पकड़ की वैल्यू इतनी है, बीच में सारी बकवास है, आपको उसे पूरे को इग्नोर ही करना है, आपको V और I दिया है, आप करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस निकालिए और बस नया रेजिस्टेंस है तो पुराना रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा में, अल्फा भी उसने आपको दिया ही है और पुराना टेम्परेचर भी दिया ही है, तो नया टेम्परेचर आपको निकाल लिया जाएगा। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, कहता है when the current through the element is very small, heating effects can be ignored and the temperature T1 of the element is the same at room temperature। हाँ शुरू में तो जितना रूम टेम्परेचर है वही कमरे का टेम्परेचर है, करंट तो बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो वायर का टेम्परेचर नहीं दिया उसने, रूम टेम्परेचर दिया, तो वायर का टेम्परेचर भी इनिशियली रूम टेम्परेचर के बराबर। when the toaster is connected to the supply, initial current will be slightly higher। इन पे हमें दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा क्यों होता है, हम जवाब तो सारे दे देंगे आपको, पर दिमाग एग्जाम हॉल में कम से कम न लगाएं, फाइनल वैल्यूज से ही मतलब रखें
कहता है इनिशियली टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा बट फिर फाइनली 2.68 एम्पियर है। मैं सवाल डिस्कस करने के बाद आपको बता दूंगा कि इनिशियली ज्यादा क्यों होगा, बट सवाल सॉल्व करते समय हमें इन सब डेविएशंस में हंसना नहीं है। कहता बट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टेम्परेचर विल राइज, दिस विल कॉज एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड अ स्लाइट डिक्रीज इन करंट। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। इन अ फ्यू सेकंड्स स्टेडी स्टेट विल बी रीच्ड। हमें ये फ्यू सेकंड्स की बातें मत करो, फाइनल बातें ही बताओ। And both the resistance of the element and the current drawn will achieve steady value. जितना करंट आ रहा है वो भी फाइनाइट हो गया और रेजिस्टेंस भी फाइनाइट हो गया। बस वही है, V by I से नया रेजिस्टेंस निकाल लो और V by I से पुराना रेजिस्टेंस निकाल लो और बस वैल्यूज आप पुट कर दो। और ये देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है T2 minus T1। T2 minus T1 तो खैर केल्विन में भी बोल सकते हैं, पर सेंटीग्रेड में ही लीजिए क्योंकि सब टेम्परेचर्स कैलकुलेशन सब केल्विन सेंटीग्रेड में ही होती है। T2 will be पुराना टेम्परेचर in centigrade plus the change. T2 minus T1 is going to change. तो T2 is going to पुराना टेम्परेचर in centigrade plus the change. इसलिए सेंटीग्रेड होना बड़ा आवश्यक है। Thus the steady temperature of the heating element when heating effect with the current equals heat loss to the surroundings is 847 degree centigrade. जब आप इसकी कैलकुलेशन वाली पार्ट पे ध्यान दीजिए, मैं हल्का सा न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। थ्योरी वाले पार्ट आपको तो भैया इसने एक बी दिया है एक आई दिया है, V by I से R निकालिए, बात खत्म। RT is equal to R0 into 1 plus alpha T2 minus T1, सारे टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लीजिए, बस हो गया सवाल। वो दो इंपॉर्टेंट बातें आपसे कर रहा है। एक तो ये कि इसने शुरू में टेम्परेचर ज्यादा, शुरू में रेजिस्टेंस, शुरू में इनिशियली वायर तो ठंडा है तो रेजिस्टेंस शुरू में कम है तो करंट शुरू में ज्यादा ड्रॉ करेगा। इसमें लिखा है कि इनिशियल करंट विल बी स्लाइटली हायर, ऐसे ही कुछ आप डैश करके लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए कि व्हेन अ हीटर इज स्विच्ड ऑन, हीटर इज स्विच्ड ऑन, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब शुरू में स्विच ऑन कर दी जाती है तो इनिशियली ड्रॉज हायर करंट, and due to heating temperature will rise, या due to heating effect of करंट के बहने से वायर में कोलिजन बढ़ेंगे तो हीट तो होगी पैदा। कोलिजन में जो भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है वो हीट के रूप में ही अपीयर होती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड करंट विल डिक्रीज, अब उसका स्टेडी स्टेट आ जाएगा। शुरू में ट्रांजिएंट स्टेट है या वेरिएबल स्टेट है और बाद में है स्टेडी स्टेट। ये एक थ्योरी की जानकारी हुई जिसमें मैं कम से कम न्यूमेरिकल करते वक्त तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ और अदरवाइज भी मैं इंटरेस्टेड ज्यादा हूँ नहीं। मैंने तो इस पे स्टार दिए नहीं, 1 स्टार आप दे सकते हैं। ये कोई खैर पेपर में आपसे पूछेगा नहीं तो शुरू में क्या होता है और बाद में क्या होता है, कोई ऐसे डीप थ्योरी के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आने वाले। और दूसरी एक बात उसने ये और कही है कि स्टेडी स्टेट आता कब, ये एक बात थोड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग तो है। देखो जब एक वायर को आप हीट कर रहे हो ना तो उसमें से जो हीट पैदा हो रही है वो बाहर रेडिएट भी हो रही है। जब हीट के पैदा होने का रेट और हीट के रेडिएशन का रेट कांस्टेंट हो जाता है तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हीट रुक नहीं रही। शुरू में हीट इसमें जो पैदा हो रही है ना उससे कम हीट बाहर रेडिएट हो रही है, E A सिग्मा T to the power 4 वाले फॉर्मूले से। शुरू में हीट पैदा ज्यादा हो रही है और रेडिएट कम हो रही है क्योंकि इसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो E A सिग्मा T to the power 4 से इससे ज्यादा हीट रेडिएट होती है और ज्यादा हीट रेडिएट होती है तो फिर जरूर स्टेडी स्टेट आने की संभावना है क्योंकि अब हीट के पैदा होने का रेट और हीट के बाहर जाने का रेट वो इक्वल हो सकता है। जब ये इक्विलिब्रियम आ जाता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाता है। तो ये आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हेन इज द स्टेडी स्टेट रीच्ड, और ये भी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू में करंट ज्यादा ड्रॉ करता है कि कम ड्रॉ करता है वो तो कोई फिर भी शायद पूछ सकता है, पर ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा आपको कि स्टेडी स्टेट कब आता है। बस आप ऐसे ही लिख दीजिए कि एज स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड when the rate of heat lost by radiation is equal to the rate of production of heat. When the rate of heat lost by radiation is equal to
rate of production of heat. बस। और अगर लेंदी न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है तो भी आप उस सवाल को ना करें। डायरेक्ट एप्लीकेशन हो और छोटी कैलकुलेशंस हो, उन्हीं सवालों पे आप ज्यादा फोकस करें। एग्जांपल 3.4 एक हम और देख रहे हैं, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर। अब प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से में कोई मतलब नहीं है, ये भी क्या हूं। रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर डैश 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 एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। इसने एक टेम्परेचर भी दे दिया और एक रेजिस्टेंस भी वैल्यू दे दी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की ही इसे कायदे से बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 ओम है, स्टीम पॉइंट पे 5.23 है। 100 ओम के चेंज के बाद रेजिस्टेंस में चेंज 0.23 ओम है। कहता है थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ। अब ये कोई और हॉट बात है जिसका कि टेम्परेचर हमारे लिए अननोन है। रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर अब इतना 5.759 है। अब कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। तो ये तो दो ही वैल्यूज दी इसने। अच्छा, इसने एक्चुअली क्या किया, शायद अल्फा की वैल्यू किया तो इसने मेरे ही मेथड से है। मैं डेटा लिख लेता हूँ, पर 3 इक्वेशंस नहीं बन रही हैं, 2 ही इक्वेशंस बन रही हैं। एक तो इसने R0 दे दिया 5 ओम टेम्परेचर, जैसे 3 ही तो है, और रेजिस्टेंस भी तो हाँ 3 ही तो है। अगर ये सब लिख के करते तो डाउट नहीं होता। टेम्परेचर T1 है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और रेजिस्टेंस R1 है वो 5 ओम। टेम्परेचर T2 ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस समय जो रेजिस्टेंस है वो 5.23। अभी और भी शायद हॉट बात है, T3 मुझे नहीं मालूम, और इसका रेजिस्टेंस मुझे मालूम है 5.795, तो और भी ज्यादा है। तो एक बात तो पक्की है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी काफी ज्यादा आने वाला है। भाई ये तो 100 डिग्री 0.23 हुआ था, तो ये चेंज तो देख लो करीब 0.69। हाँ 3 गुना तो है ही, 0.69 से भी थोड़ा ज्यादा ही है, तो 300 का चेंज तो कम से कम दिख ही रहा है मुझे। एनीवे शायद मैं दिमाग ना लगाऊं तो अच्छा है। R3 इज अननोन, जो अननोन है उसकी गति यहाँ फिक्स होती है R3 अपॉन, अब यहाँ कुछ भी लिख लो जो तुम्हारे मन में है। चलो मैं R2 लिख लेता हूँ अपॉन R2 माइनस R1 लिख लेता हूँ। सभी यहाँ R3 होना चाहिए, बाकी कुछ भी चल सकता है। और वो टेम्परेचर लाओ जिसकी वैल्यू कम से कम R1 लेके आओ। R1 में कैलकुलेशन कम पड़ेगी ना, R1 लेके आओ क्योंकि उस समय टेम्परेचर 0 है ना, इज इक्वल टू T3 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T। R3 मुझे निकालना है, R1 यानी ध्यान से इसको देख लो 5 हो गया, R2 माइनस R1 यानी ये 0.23 हो गया। वैल्यू डालता हूँ 5.23 माइनस 5, T3 मुझे निकालना है, तो ये R3 की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है 5.795, T3 माइनस T1 is 0 अपॉन T2 माइनस 0। ये तो काफी आसान कैलकुलेशन हो गई अब मेरे लिए। 0.759 अपॉन 0.23 into 100, this is 795 अपॉन 23 into 100। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो गई मेरे लिए। हाँ एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया है, और हमें अंदाजा तो लग रहा था कि भाई 100 पे तो इतना है और ये तो बहुत ज्यादा है। 100 के चेंज के लिए रेजिस्टेंस का चेंज 0.293 हुआ, 0.23 हुआ। 200 का चेंज होता तो 0.46 होता, 300 का चेंज होता तो 0.69 होता। ये तो 300 से भी थोड़ा सा बड़ा है, 300 से जो भी थोड़ा सा बड़ा है वो आप ऑप्शन मार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये ठीक है, नीट 2022 के हिसाब से हाँ ये एक लेंथी क्वेश्चन है, पर ये इसने बहुत सुंदर सोल्यूशन दी है, बहुत ही प्यारी सोल्यूशन दी है। इसको आप सीख लोगे तो मजा आ जाएगा। आपको जब भी 3 जानकारियां दी हो, 3 सेट्स ऑफ सेम इंफॉर्मेशन दी है, 3 टेम्परेचर दिए हैं और 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, तो हो ना हो यही आपको लगेगा कि डेल्टा वाई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। और वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स तो नहीं कह सकते, वो तो केवल तब होता है जब ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। ये तो गलत है, और ये हमेशा ही सही है। फॉर एनी लीनियर ग्राफ, फॉर एनी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, डेल्टा वाई विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, एंड दिस इज obtained by equating the slopes of any straight line graph. So this is a beautiful question.
12 बोर्ड में तो ये आ सकता है, जेई मेन में तो ये शायद आ सकता है, नीट में ये फिलहाल अभी नहीं आएगा, आ जाए तो अच्छा है। वेल दैट इज ऑल फॉर नाउ एंड थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.